हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद और आज की कहानी हमारी है मोहित की। और उसके साथ जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद शायद आप रात भर सो नहीं पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी सुनकर आपको सच में डर का असली एहसास होगा। तो दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुनिए और अंत में हमारा चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम और आप कहां से हमारी कहानी सुन रहे हैं ये बताइए। इससे मैं आपका नाम अपनी अगली कहानी में जरूर शामिल कर सकूंगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हम सुनेंगे मोहित के नजरिए से, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव किया। मेरा नाम मोहित है। मैं 34 साल का हूं और पिछले 10 सालों से पहाड़ी गांव देवगिरी के पास अपनी चाय की छोटी सी दुकान चला रहा हूं। यह दुकान गांव से थोड़ा हटकर एक सुनसान मोड़ पर है। यह इलाका बहुत खूबसूरत है। सामने पहाड़, आसपास जंगल और दुकान के पास एक बड़ा बरगद का पेड़। लेकिन यहाँ रात में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और लोग कहते हैं कि बरगद का पेड़ श्रापित है। मैं सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ और देर रात तक ग्राहकों का इंतजार करता हूँ। दिन में दुकान पर चहल पहल रहती है। चाय, पकौड़े और गपशप का सिलसिला चलता रहता है। मैं लोगों को उनकी पसंदीदा चाय बनाकर देता हूँ और उनकी कहानियां सुनता हूँ। लेकिन रात के समय मेरी दुकान पर ज्यादा कोई नहीं आता। यह जगह इतनी सुनसान हो जाती है कि सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई देती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं और मैंने दुकान के बाहर जलती लालटेन को ठीक किया। घड़ी रात के करीब 11 बजा रही थी। मैं सोच रहा था कि दुकान बंद कर दूं। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान के पास आया। उसने लंबा सा चोगा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का छाता था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब चमक थी। चाय मिलेगी बेटा? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बाबा, बैठ जाइए, गरम चाय बना देता हूं। बाबा लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। उनके हाथ ठंड से कांप रहे थे। मैंने जल्दी से उनके लिए चाय बनाई और उनके सामने रख दी। उन्होंने एक घूंट लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है बेटा। मैंने धन्यवाद कहा और फिर उनके बारे में पूछने लगा। उन्होंने बताया कि वह पास के गांव से हैं और जंगल के रास्ते लौट रहे हैं। लेकिन उनकी बातें सुनते सुनते मुझे कुछ अजीब लगा। वह बार बार बरगद के पेड़ की तरफ देख रहे थे। बाबा, आप बार बार उस पेड़ को क्यों देख रहे हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, इस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें नहीं छेड़ना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है बेटा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उनसे और पूछा, लेकिन वह चुप हो गए। तभी बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा इलाका रोशन हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। आपने कुछ देखा? मैंने बाबा से पूछा। उन्होंने चाय का आखिरी घूंट लिया, उठे और धीरे से बोले, जो देखा उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम जल्दी दुकान बंद करके घर जाओ। बाबा चले गए और मैं दुकान के अंदर खड़ा सोचता रहा। बाहर बारिश तेज हो गई थी। दुकान के कोने में रखी लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी गंध मेरे नाक में आई। ये गंध किसी सड़े हुए फूल की तरह थी। मैंने बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। चारों तरफ अंधेरा और बारिश का शोर था। मुझे लगा कि शायद मेरी थकान का असर है। मैं सामान समेटने लगा। तभी मेरे कानों में हल्की सी हंसी की आवाज आई। हंसी की आवाज सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मैंने सोचा कि शायद बारिश की आवाज के साथ मुझे भ्रम हुआ होगा, लेकिन फिर वही हंसी दोबारा सुनाई दी, इस बार थोड़ा साफ। आवाज बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत जुटाई और लालटेन उठाकर बाहर आया। बारिश अब धीमी हो चुकी थी और अंधेरे में बरगद का पेड़ किसी विशाल काली छाया जैसा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि दुकान बंद करके घर चला जाऊं, लेकिन उत्सुकता ने मेरे कदम रोक दिए। कौन है वहां? मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। मैंने वापस दुकान के अंदर जाने की सोची। तभी दुकान के ठीक सामने एक बिल्ली कूद कर आई और जोर से म्याऊं कर दी। मेरी जान लगभग निकल गई। मैंने राहत की सांस ली और बुदबुदाया, ओह
तो ये आवाज तुम्हारी थी? लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे कानों के पास से गुजरा। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बरगद के पेड़ के नीचे अब हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी थी। यह रोशनी ऐसी थी जैसे किसी ने एक दिया जलाया हो। मैं डरते डरते लालटेन लेकर उस पेड़ के पास गया। पेड़ के नीचे सचमुच एक मिट्टी का छोटा सा दिया जल रहा था। उसके पास एक पुरानी माला पड़ी थी, जो शायद किसी पूजा के लिए इस्तेमाल हुई थी। मुझे लगा कि यह सब गांव के किसी इंसान का काम होगा। मैंने दिया बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तेजी से हाथ पीछे खींचा और चारों तरफ देखने लगा। पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। हवा अचानक तेज हो गई थी। तभी मुझे एक धीमी, गंभीर आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोहित, दुकान बंद करो और जाओ। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी लालटेन की रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक वह बुझ गई और मैं पूरी तरह अंधेरे में था। मैंने दौड़कर दुकान के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम भारी हो गए थे। ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे खींच रही हो। तभी बिजली चमकी और उस पल मुझे बरगद के नीचे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई इंसान की तरह थी, लेकिन उसकी ऊंचाई सामान्य से ज्यादा थी। परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वह किसी भी पल बंद हो सकता है। मैं दुकान के दरवाजे तक पहुंचा और उसे धक्का देकर अंदर बंद कर लिया। मैंने दरवाजा बंद किया और तेजी से सांस लेने लगा। बाहर बिजली चमकने और बारिश के थपेड़ों की आवाज और तेज हो गई थी। अंदर लालटेन बुझ चुकी थी और मैंने अंदाजे से टेबल पर रखा माचिस ढूंढा। जैसे ही माचिस की तीली जलाई, दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। कौन है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। खटखटाने की आवाज रुक गई। मैंने सोचा शायद वह परछाई बाहर खड़ी है। मैं अपने आप से कह रहा था कि यह सब मेरा वहम है। तभी खिड़की के कांच पर एक गीली हथेली का निशान दिखा। वह निशान अंदर की तरफ खींचा हुआ था, जैसे किसी ने खिड़की के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हाथ लगाया हो। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने माचिस की रोशनी में खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने लालटेन को दोबारा जलाने की कोशिश की। जैसे ही रोशनी हुई, मुझे दुकान के एक कोने में किसी का साया दिखाई दिया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका चेहरा बारिश की वजह से पूरी तरह गीला था। तुमने मेरी बात नहीं मानी? उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं और यहां कैसे आए? उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं वही हूं जिसे तुमने बरगद के नीचे देखा था। अब मैं यहां हूं क्योंकि तुमने मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। मेरा गला सूखने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वह आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। तभी दुकान के बाहर से किसी के जोर से पुकारने की आवाज आई। मोहित, दरवाजा खोलो। यह आवाज गांव के हरिश्चंद्र काका की थी। मैं उनके बुलाने पर जैसे होश में आया और दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, दुकान के अंदर वह आदमी गायब हो चुका था। काका अंदर आए और मुझे सहमते हुए देखा। क्या हुआ मोहित, यहां सब ठीक तो है? मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मेरी कहानी सुनकर लंबी सांस ली और बोले, मुझे पहले ही अंदेशा था। बरगद के पेड़ के नीचे कभी रुकना नहीं चाहिए। उस जगह पर कोई आत्मा है जो बारिश की रातों में जागती है। लेकिन चिंता मत करो, अब मैं यहां हूं। चलो दुकान बंद करते हैं। काका ने मुझे घर तक पहुंचाने का वादा किया। मैंने जल्दी जल्दी अपनी दुकान समेटी, लेकिन तभी मैंने देखा कि बरगद के पेड़ के पास फिर से वही दिया जल रहा था। दिया फिर से जलते देख मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। मैंने हरिश्चंद्र काका की तरफ देखा और कहा, काका, वो दिया आपने देखा? काका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दिए की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोले, यह अच्छा संकेत नहीं है मोहित। इस जगह पर जो भी है वह अब तुम्हें देख चुका है। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। मैंने हड़बड़ाते हुए दुकान का शटर गिराया और ताला लगाया। काका ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा,
जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना, बस मेरे साथ चलते रहो। हम तेज कदमों से दुकान से दूर गांव की तरफ बढ़ने लगे। बारिश धीमी हो चुकी थी, लेकिन जंगल के रास्ते में अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। काका, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है? मैंने धीरे से पूछा। काका ने बिना पीछे देखे कहा, हाँ, लेकिन अगर हमने पलटकर देखा तो वह हमें रोक लेगा, बस चलते रहो। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मेरे पैर भारी होने लगे थे, लेकिन मैं काका का हाथ पकड़े चलता रहा। तभी हमारे ठीक पीछे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके थोड़ा पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन काका ने मुझे जोर से डांटते हुए कहा, मोहित, मैंने कहा था ना, पीछे मत देखो। मैंने उनकी बात मान ली और सिर झुकाकर चलने लगा, लेकिन तभी हवा में वही सड़ी हुई फूलों की गंध फिर से महसूस हुई। गंध इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक हमारे रास्ते में एक मोटा पेड़ गिर गया, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती गिराया हो। काका रुक गए और तेजी से मेरे कान में फुसफुसाए, यह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, हमें दूसरी तरफ से जाना होगा। हमने रास्ता बदलकर जंगल के दूसरी तरफ चलना शुरू किया, लेकिन जितना हम आगे बढ़ते गए हवा और ठंडी होती गई। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। इस बार आवाज साफ थी, मोहित, तुम वापस आओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने काका की तरफ देखा और पूछा, आपने सुना? काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने सुना, लेकिन उसे नजरअंदाज करो, यह तुम्हारे डर से खेल रहा है। हम जैसे तैसे गांव के करीब पहुंचे, लेकिन जैसे ही हम गांव के मुख्य रास्ते पर पहुंचे, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा बंद हो गई, फुसफुसाहट गायब हो गई और सन्नाटा छा गया। काका ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम अपने घर जाओ और रात में दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मैं सुबह पुजारी से बात करूंगा। मैंने सहमते हुए घर का रास्ता लिया। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और सारी खिड़कियां लगा दी। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बरगद का पेड़, वो दिया और वह परछाई बार बार घूम रही थी। रात के करीब 3 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। हल्की हल्की दस्तक सुनाई दी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज धीमी लेकिन लगातार थी। मेरी नींद वैसे भी अधूरी थी और यह आवाज सुनकर मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने बिस्तर से उठकर ध्यान से सुना। दस्तक अब रुक रुक कर हो रही थी, जैसे कोई जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा हो। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाकर हल्की आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर घुप अंधेरा था। खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सन्नाटा और हल्का सा कुहासा फैला हुआ था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम होगा। मैं पलटा और बिस्तर पर वापस जाने ही वाला था कि दस्तक एक बार फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर और गुस्से के बीच फंस चुका था। मैंने झटके से दरवाजे के पास रखी लकड़ी की छड़ी उठाई और धीरे धीरे कुंडी की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलने से पहले मैंने सोचा कि एक बार खिड़की से झांक कर देख लूं। मैंने खिड़की की ओर से बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक मेरी नजर नीचे गई। दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान थे, जो मेरी दुकान की तरफ से आते दिख रहे थे। वे मेरे दरवाजे पर खत्म हो रहे थे। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने दरवाजा खोलने का इरादा छोड़ दिया और वापस बिस्तर पर चला गया। पर सोचना तो दूर, आंखें बंद करने में भी डर लग रहा था। मैंने खुद को समझाया कि सुबह हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। लगभग आधे घंटे बाद मुझे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज दरवाजे की नहीं, बल्कि खिड़की की थी, जैसे कोई खिड़की के कांच को धीरे धीरे खुरच रहा हो। कौन है? मैंने फिर से पूछा, लेकिन इस बार मेरी आवाज बहुत कमजोर और डर से भरी हुई थी। जवाब में सिर्फ खुरचने की आवाज तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था
जो मेरी दुकान पर चाय पीने आया था। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और खालीपन था। वह खिड़की के कांच को अपनी लंबी पतली उंगलियों से खुरच रहा था। तुमने दिए को छूने की कोशिश क्यों की मोहित? उसने धीमे लेकिन डरावने लहजे में कहा। मैंने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आप कौन हैं और मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी सर्दपन थी। तुमने बरगद के पेड़ की मर्यादा तोड़ी है, अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। यह कहकर वह गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। मैं खिड़की के पास पत्थर की तरह खड़ा रह गया। मेरे पैर हिल भी नहीं रहे थे। तभी बाहर से फिर से वही फुसफुसाने की आवाज आई, केडेनसवते। इस बार आवाज बहुत करीब थी, जैसे वह मेरे घर के अंदर से आ रही हो। मोहित, बरगद का पेड़ याद है? अब मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैंने तुरंत घर का मंदिर खोला, अगरबत्ती जलाई और भगवान से प्रार्थना करने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे और मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं इस रात को जिंदा बच पाऊंगा? मैं प्रार्थना कर ही रहा था कि मुझे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज हल्की थी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं एक पल के लिए बुत बनकर बैठा रहा। फिर मैंने धीरे धीरे उस तरफ देखने की हिम्मत की जिधर से आवाज आ रही थी। अंधेरे में मुझे हल्की सी परछाई दिखाई दी। परछाई बड़ी थी और उसका आकार इंसानी तो था, लेकिन कुछ अजीब सा भी था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने जोर से भगवान का नाम लिया और मंदिर के पास रखी अगरबत्ती की लौ तेज हो गई। परछाई रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे मंदिर की रोशनी और भगवान की मूर्ति से डर लग रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, जो भी हो तुम यहां से चले जाओ, मुझे मत डराओ। परछाई कुछ देर रुकी रही, फिर हवा में घुलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर वही डरावनी आवाज निकाली, मोहित, बरगद का पेड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके गायब होते ही घर का माहौल थोड़ा हल्का लगने लगा, लेकिन मेरी हालत खराब थी। मैं पसीने में भीगा हुआ था और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था बाहर आ जाएगा। मैंने तय किया कि मैं काका से मिलने जाऊंगा। सुबह होने में अभी 3 घंटे थे, लेकिन मुझे घर में और रुकने की हिम्मत नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और घर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही बाहर निकला, मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी और आसमान में हल्का सा उजाला होने लगा था। मैं तेजी से गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कोई नहीं था और हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं काका के घर पहुंचा, मैंने दरवाजा जोर से खटखटाया। काका ने थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। क्या हुआ मोहित, इतनी सुबह क्यों आए? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मेरी बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह गंभीर है। लगता है तुम्हें बरगद के पेड़ की आत्मा ने चुन लिया है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय है। काका ने मुझे अंदर बुलाया और गांव के एक पुराने तांत्रिक के बारे में बताया। वह तांत्रिक जंगल के दूसरी तरफ एक झोपड़ी में रहता था और ऐसी समस्याओं का समाधान करता था। क्या वह मेरी मदद कर पाएंगे काका? मैंने घबराते हुए पूछा। काका ने कहा, अगर कोई मदद कर सकता है तो वही कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसके पास जाना होगा। तांत्रिक का नाम सुनते ही मेरे अंदर डर और बेचैनी बढ़ गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने काका से कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन क्या आप मेरे साथ चलेंगे? काका ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हमें सूरज उगने से पहले वहां पहुंचना होगा। चलो, देर मत करो। हमने जल्दी से कुछ जरूरी सामान लिया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता डरावना था। सूरज उगने में अभी समय था,
और जंगल के पेड़ों के बीच से आती आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थीं। रास्ते में मुझे फिर वही सड़ी हुई फूलों की गंध महसूस हुई। मैंने काका से कहा, काका, यह गंध वही है जो मैंने पहले महसूस की थी। क्या यह कोई संकेत है? काका ने गंभीर आवाज में कहा, यह आत्मा का संकेत है। इसका मतलब है कि वह हमें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन घबराओ मत। हम तेजी से तांत्रिक की झोपड़ी की तरफ बढ़ते गए। रास्ते में अचानक पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें झकझोरा हो। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहां नहीं पहुंच सकते, लौट जाओ। हम दोनों डर के बावजूद चलते रहे। हर कदम के साथ महसूस हो रहा था कि कोई हमारे पीछे आ रहा हो, जैसे जंगल की पेड़ों की छाया हमारे ऊपर मंडरा रही हो। हवा का दबाव बढ़ने लगा और वह घुटन वाली गंध फिर से ताजा हो गई। मैं बुरी तरह से डर रहा था, लेकिन काका ने मुझे शांत रहने का इशारा किया। ध्यान रखना मोहित, तांत्रिक को ढूंढना ही हमारी प्राथमिकता है। अगर तुम डर गए तो तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह और भी मजबूत हो जाएगा। काका की आवाज में गंभीरता थी। हमने एक मोड़ लिया और देखा, दूर से तांत्रिक की झोपड़ी की हल्की सी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही हम पास पहुंचे, झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अजीब बात थी, काका ने भी इसे नोटिस किया और कहा, लगता है वह हमें पहले से जानता है। हम दोनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। झोपड़ी में एक पुराना सा तेल का दीपक जल रहा था और चारों ओर चुप्प था, सिवाय झींगरों की आवाज के। तांत्रिक, एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी जिसने काले रंग का चादर पहन रखा था, अंधेरे में से बाहर आया। उसकी आंखों में एक गहरी तामझाम और एक विचित्र चमक थी, जैसे वह हमारे डर को समझ रहा हो। तुम दोनों आ गए। उसकी आवाज में एक रहस्यमय गुण था। तुम्हारी मदद करने से पहले मुझे यह जानने की जरूरत है कि तुम दोनों असल में क्या चाहते हो। मैंने डरते हुए कहा, हमारे गांव में एक बुरी आत्मा है। वह मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रही है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तांत्रिक ने हमें ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखों में एक और गहरी चमक आई। तुमने उस आत्मा के बारे में सही सुना है। वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह एक पुरानी ताकतवर आत्मा है जो बरगद के पेड़ में बसी हुई है। तुमने जिस दिए को छुआ था वह उसे जगाने का कारण बना। अब तुम्हें उसकी असली शक्ति का सामना करना होगा। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? तांत्रिक ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने खामोशी तोड़ी। तुम्हें बरगद के पेड़ तक जाना होगा और उसे अपने डर से जीतना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो वह आत्मा तुम्हारी मदद करने लगेगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम अकेले नहीं हो। वह तुम्हारे भीतर से डर खोजेगा और उसे बढ़ाएगा। सिर्फ तुम्हारी हिम्मत उसे हरा सकती है। काका ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, फिर मेरी ओर देखा। तुम्हें इस रास्ते को चुनना ही होगा मोहित। अगर तुमने यह मौका गंवा दिया तो वह आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। मेरे अंदर डर और हिम्मत का मिश्रण था, लेकिन मैंने तांत्रिक की बातें सुनकर महसूस किया कि यही आखिरी रास्ता है। मैंने फैसला किया, मैं जाऊंगा काका। हम दोनों मिलकर उस आत्मा का सामना करेंगे। तांत्रिक ने हमसे कुछ जड़ी बूटियां और मंत्र दिए और फिर हम वापस उसी रास्ते पर चल पड़े जहां से आए थे। रास्ते में सब कुछ अजीब लग रहा था। पेड़ जैसे अपनी शाखाओं से हमें घेरने की कोशिश कर रहे थे और हवा अब और भी तेज हो गई थी, जैसे कोई हमारे चारों ओर दौड़ रहा हो। अब वापस मुड़कर देखना मत, काका ने मुझे सख्त हिदायत दी। तुम्हारे डर की ताकत से वह कमजोर नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने पलट कर देखा तो वह तुम्हें घेर लेगी। हमने दौड़ते हुए रास्ते को तय किया और फिर हम बरगद के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ की छाया घने अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी।
मुझे लगा जैसे पेड़ की शाखाएं हमसे बात कर रही हों। तभी उस पेड़ के नीचे वही दिया जलते हुए दिखाई दिया। दिया हल्की सी धुआं छोड़ रहा था, जैसे कुछ या कोई अंदर मौजूद हो। मुझे यकीन हो गया कि वही आत्मा थी जो हमसे बातें कर रही थी। बरगद का पेड़ अब मुझे और भी भयानक लगने लगा था। उसकी मोटी शाखाएं जैसे हमारे ऊपर लटकी हुई थीं और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। पेड़ के नीचे जलता हुआ दिया अब बहुत तेज चमकने लगा था, जैसे कुछ और सजीव हो गया हो। मैंने एक गहरी सांस ली और तांत्रिक के दिए गए मंत्रों को याद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। काका मेरे पीछे था, लेकिन उसका चेहरा भी डर से सख्त हो चुका था। दोनों हाथ जोड़कर मैंने पेड़ के नीचे खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, पेड़ की शाखाएं एक एक करके झड़कने लगीं। कुछ समय बाद अंधेरे में एक खामोशी छा गई। फिर अचानक पेड़ से एक भयावह आवाज आई, तुम आ गए हो मोहित। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज जैसे पेड़ से ही निकल रही हो, गहरी और गूंजती हुई। मैं हिम्मत जुटाते हुए और तेजी से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आवाज फिर से आई। मुझे अब यकीन हो गया कि यही वह आत्मा थी जो हमें परेशान कर रही थी। मैंने काका की तरफ देखा और उसकी आंखों में वही डर था जो मेरी आंखों में था। तभी पेड़ की जड़ें अचानक फटने लगीं। जोरदार आवाज के साथ एक विशाल रूप प्रकट हुआ। यह रूप कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक गहरी काली छाया थी जो किसी अदृश्य शक्ति से बनी हो। उसके हाथ लंबे और कांटों जैसे थे और आंखें खून से सनी हुई थीं। तुमने मेरे दिए को छुआ था मोहित, वह कंठ से फुसफुसाते हुए बोला। अब तुम्हें मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मेरी सांस रुक सी गई थी। काका घबराते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, मोहित, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह दैवीय शक्ति है। अगर हमें इसे हराना है तो तुम्हें अपनी पूरी हिम्मत जुटानी होगी। मैंने डर को नजरअंदाज करते हुए तांत्रिक द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को हाथ में लिया और उन्हें आकाश में फेंक दिया। जैसे ही वह जड़ी बूटियां हवा में घुलीं, एक सफेद रोशनी पेड़ से निकलने लगी। यह रोशनी तेज होती चली गई और धीरे धीरे वह काली छाया चिल्लाती हुई रोशनी में घुलने लगी। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो, वह आत्मा चीखती हुई बोली। तुमसे खेलना कितना मजेदार था। रोशनी तेज हो गई और फिर वह काली छाया अचानक धुएं में बदल गई और पूरी तरह गायब हो गई। पेड़ की जड़ें शांति से फिर से बैठ गईं और हवा में हल्की ठंडक छा गई। काका ने राहत की सांस ली और मुझे देखा। मोहित, तुमने वह कर दिया जो किसी और के बस की बात नहीं थी। तुमने उसे हराया। मैंने बमुश्किल हिम्मत जुटाई और पेड़ की ओर देखा। अब वहां कोई डरावनी छाया नहीं थी, केवल एक सामान्य विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। लेकिन काका, यह सब कैसे हुआ? मैंने पूछा। काका हंसते हुए बोले, यह तुम्हारी हिम्मत थी मोहित। तुमने अपनी डर को परास्त किया और वह आत्मा हार गई। अब वह तुम्हें कभी नहीं परेशान करेगी। हम दोनों धीरे धीरे घर लौटे। रास्ते में जैसे जैसे हम गांव के पास पहुंचे, सब कुछ सामान्य लगने लगा। वह डर, वह घुटन, सब कुछ गायब हो गया था। घर पहुंचकर मैंने एक बार फिर भगवान का धन्यवाद किया और काका ने मुझे शांतिपूर्वक सोने की सलाह दी। लेकिन मैं जानता था कि जो हुआ वह रात सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, वह एक सच्चाई थी जो हम दोनों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाएगी। वो रात मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव थी, लेकिन साथ ही वह एक अद्भुत यात्रा भी थी, जहां मैंने अपने डर को पार किया और अपनी हिम्मत को पहचाना।